नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट। दुनिया स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोत की तलाश में। अफ्रीकी देश भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहता है। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी। कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत विभिन्न कंपनियों के 61 आवेदनों को मंजूरी। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की उम्मीद। अगले 5 साल में 1,84,917 करोड़ रुपए का अनुमानित कारोबार और 2,40,134 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। गर्मी की तपिश से परेशान लोगों के लिए मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावना। उत्तर भारत में सामान्य से बेहतर बारिश का अनुमान। लानीना की स्थिति मानसून के दौरान भी जारी रहने का अनुमान। यूपी में किसानों को मिलेगा तकनीक का प्रशिक्षण। ट्रेनिंग न्याय पंचायत वार 16 अप्रैल से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगी। खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागबानी, साग सब्जी की खेती की बारीकियों को समझाएंगे किसानों को। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी। दुनिया में स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोत की तलाश में मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार भरे रहे हैं और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। दोनों देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। इसीलिए जैसा कि दुनिया स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है, मोदी सरकार अपनी तरफ से दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा है। अफ्रीकी देश भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहता है और उसे अप्रैल में करीब 2,40,000 टन गेहूं की जरूरत होगी। यही वजह है कि मिस्र के कृषि मंत्री ने गेहूं के आयात के लिए भारत को एक नए स्रोत के रूप में अपनाने की घोषणा की है। मिस्र सरकार का उद्देश्य किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतिक वस्तुओं के आयात स्रोत में विविधता लाना है, जो रूसी यूक्रेनी संकट और जलवायु परिवर्तन और सूखे के संकट के उत्पन्न प्रभावों सहित खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 2020-21 में भारतीय गेहूं का आयात करने वाले शीर्ष 10 देश बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया थे। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार मौजूद है, जो देश की जरूरतों को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश से खाद्यान्न निर्यात काफी बड़ा है। आज से 2 वर्ष पहले भारत से केवल 2 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। उसके अगले वर्ष सीधा बढ़ के 20 लाख टन हुआ और पिछले वर्ष जो मार्च खत्म हुआ है, जिसमें हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, 30 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भारत से हुआ है और गेहूं का निर्यात जो 20 लाख टन था वो बढ़ के 70 लाख टन से ज़्यादा हो गया लास्ट ईयर। इस साल हमारा अनुमान है कि 100 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का निर्यात होगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे अन्नदाता ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है और उन्होंने भारत को नहीं पूरे विश्व को भी संभाल सके ऐसा उत्पादन किया है।
केंद्र सरकार ने ग्राहकों और कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कॉटन पर 30 सितंबर 2022 तक के लिए कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा लिया है। अभी तक कॉटन के आयात पर प्रभावी ड्यूटी 11% है। इसमें एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस और सरचार्ज भी शामिल है। कॉटन को कस्टम ड्यूटी हटाने से आने वाले कपड़े की कीमतें घट सकती हैं। इससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से पूरी टेक्सटाइल चेन, यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स और मेडअप्स को फायदा होगा। साथ ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से टेक्सटाइल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत विभिन्न कंपनियों के 61 आवेदनों को मंजूरी मिली है। इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है और 2,40,134 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न कंपनियों के 61 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। केंद्रीय कपड़ा सचिव ने बताया कि क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत 67 प्रस्ताव मिले थे। इससे अनुमानित कारोबार 1,84,917 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 2,40,134 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। 61 applications. There are 6 applications where there are a few small issues, so we have kept that on hold right now. But 61 applications we have approved, and intimations are being sent to these 61 players whose applications have been approved. Now these as per the projections made by these companies, they would be investing 19,077 crore. They would be generating a turnover of about 1,85,000 crore. And as per their projections, the employment generation would be 2,40,000. केंद्रीय कपड़ा सचिव ने बताया कि इन कंपनियों का 5 साल की अवधि में अनुमानित कारोबार लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत 5 वर्ष में 10,683 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना देश में मानव निर्मित कपड़े, परिधान और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देगी। टोटल ड्यूटी जो है, वैसे हम टोटल इंपोर्ट ड्यूटी 11% की थी, क्योंकि उसमें क्या है कि 5% वॉज बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% जो है वो AIDC कहते हैं, जो एग्रीकल्चर सेस लगा था, और फिर वो 5 + 5 10 का 10% वो सेस एक्चुअली, तो वो तीनों मिला के 11% हो रहा था। तो दिस हैज बीन मेड 0। कल रात को ही नोटिफिकेशन हुआ है, कल शाम को। पीएलआई के 67 आवेदनों में से 15 पहले चरण के तहत तथा 52 दूसरे चरण के अंतर्गत मिले। पहले चरण में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है और प्रोत्साहन के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपए के कारोबार की आवश्यकता है। वहीं दूसरे चरण में न्यूनतम निवेश 100 करोड़ रुपए और न्यूनतम कारोबार 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र के टीकेकरवाड़ी गांव में पंचायत के द्वारा किया गया काम आज देश में विकास का मॉडल बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह में पंचायतों के नव निर्माण का संकल्प उत्सव के तहत भाग लेने आए टीकेकरवाड़ी के ग्राम सरपंच संतोष टीकेकर से उनके द्वारा किए गए कार्य पर बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। ये जो पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव का जो सप्ताह चल रहा है, इसमें तमाम देश के जो पंचायत के लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या परिचय है और आप किस पद पर चुने हुए हैं? मैं सरपंच टीकेकरवाड़ी, जो शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बर्थ प्लेस है जुन्नर, वही
मिल रहा है और वे बार बार यहां आना चाहेंगे। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने भी ट्यूलिप गार्डन और पर्यटकों के मिजाज का जायजा लिया। पूरे एक साल तक इसकी तैयारी की जाती है और बेहद नाजुक होता है ट्यूलिप। केवल 20 से 25 दिन तक इसे देखा जा सकता है। बेहद आकर्षण रहता है इसका, न केवल स्थानीय लोगों में बल्कि देश विदेश से आने वाले लोगों में भी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपको ट्यूलिप गार्डन कैसा? ट्यूलिप गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट फोटोज देखी थी ना, तो रियली आई वाज वेरी आई मस्ट सी इट, आई मस्ट गो देयर। हमें तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तो उस पर गए थे हम आरू वैली में, वो भी बहुत अच्छे लगे हमें। और आगे ये देखने आए हैं, ये भी अच्छा लगा। अब अभी दिलशाद गार्डन वो देखना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो शायद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं, यहाँ पर रील्स भी बना रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है। सुबह शायद बारिश भी हुई है यहाँ पे, तो आज धूप भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम लोग कश्मीर है और हमने देखा कि इतना वेदर इतना बढ़िया है, प्लस नो पोल्यूशन, फ्लावर्स एवरीवेयर, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग वीडियोस और वो सब फोटोज शूट कर रहे थे। लाइफ में इट्स अ मस्ट कि वन टाइम कश्मीर आप प्लीज़ आएँ और ये एंजॉय करें। मैंने जिस हिसाब से ये पहाड़ी इलाका है, जा रही हूँ, देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतना ब्यूटीफुल है, मैंने देख के मैंने लग रहा कि जन्नत पे है। सिर्फ बर्फ सोच के आई थी, बर्फ मिला भी और मेरे को सीनरी भी देखने मिला, ग्रीनरी मिला, सब मिला। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का नज़ारा काफ़ी बदला हुआ है, एक नए कश्मीर का, एक नए सौंदर्य का, एक नई सकारात्मकता का, पीस का, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, टीडी न्यूज़, श्रीनगर। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां देश के उत्तर पश्चिम भागों में गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में 17 और 18 अप्रैल को गर्म हवाओं का सितम जारी रहेगा। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। केरल में गरज के साथ हो रही वर्षा सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहने और शाम को बादल छाए रहने का आसार हैं। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान देश में सामान्य बारिश होने की संभावना है, यानी कि गर्मी झेल रहे देशवासियों के लिए राहत की खबर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी की मार झेल रहे देशवासियों के लिए मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। इस बार विभाग की तरफ से बारिश की जो भविष्यवाणी की गई है, उसने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है, जो पूरी तरह से पैदावार के लिए मॉनसून पर निर्भर हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा सामान्य होने की सर्वाधिक संभावना है। Now, if you consider different meteorological subdivisions, Gujarat region depends maximum over the southeast monsoon rainfall. That is 96% of rainfall in southeast monsoon season contributes to annual rainfall. While Tamil Nadu and Puducherry, they receive maximum rainfall in post-monsoon season, October to December. That is 48% of annual rainfall, followed by 36% during southwest monsoon season. मौसम विभाग इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में मॉनसून मौसम में वर्षा के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्तमान समय में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में ला नीना की स्थिति बनी हुई है और इसके मॉनसून के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। विभाग की जानकारी के अनुसार भारत के उत्तरी भागों और इससे सटे मध्य भारत के कई क्षेत्रों, हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा कि जून से सितंबर के दौरान औसत वर्षा अब 868.6 मिलीमीटर मानी जाएगी।
जो पहले 880.6 मिलीमीटर मानी जाती थी। इस बार नए औसत की तुलना में 99% बारिश के आसार हैं। 96 से 104% बारिश को सामान्य कहा जाता है। नया आंकड़ा 1971 से 2021 का औसत है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों और दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। ब्यूरो इनपुट के साथ नंदिता डागर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बेंगलुरु शहर आईटी सिटी बनने से पहले गार्डन सिटी के खिताब से ज़्यादा जाना जाता था और यहाँ के नागरिकों के लिए अपने घर आंगन में हरियाली जुटाना एक आदत और ज़रूरी शौक रहा है। बढ़ते शहरीकरण के चलते यहाँ भी हरियाली तेज़ी से लुप्त हो रही है, लेकिन यहाँ के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर नटराज उपाध्याय ने अपनी छत पर 300 प्रकार के पेड़ों के साथ एक संपन्न शहरी जंगल बनाया है, जो 50 प्रकार की तितलियों और लगभग 1 दर्जन पक्षियों का घर है। बेंगलोर के बनशंकरी इलाके में ये हरियाली दूर से नजर आती है और अगर किसी ऊंची इमारत से देखा जाए तो पता चलता है कि ये घर की छत पर बसाया गया घना जंगल है। जी हाँ, यही है आश्रमा गार्डन, नटराज उपाध्याय का घर। नटराज उपाध्याय पेशे से आईटी प्रोफेशनल रहे हैं, लेकिन एक किसान के पुत्र होने के नाते जमीन और हरियाली से उन्हें हमेशा लगाव रहा और बेंगलुरु जैसे शहर में उन्होंने अपनी छत पर गार्डन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उनकी ये छत ऊंचाइयां छूने लगी। जी हाँ, आज नतीजा ये है कि उनकी छत पर 2500 से लेकर 3000 तक पौधे हैं और ये 50 प्रकार की तितलियों और 1 दर्जन पक्षी प्रजातियों का वनजीवी खजाना है। घर पुराना है, जिसका निर्माण 1987 में किया गया था। छत पर वजन को कम करने के लिए उन्होंने ड्रमों को खंभों की परिधि के साथ रखा। हमने छत की लीकेज और अन्य वाटर प्रूफिंग का भी खासा ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि अगर लोग वृक्षारोपण करें और मन में ठान लें तो निजी और सार्वजनिक शहरी मिनी फॉरेस्ट तेजी से खत्म हो रही हरियाली को दोबारा आबाद कर सकता है। वाटर गार्डन नटराज का ये मिनी जंगल बहुत ही कम कीमत और रिसाइकिल किए गए सामान से बनाया गया है। नटराज ने चावल की थैलियों और फेंके गए कंटेनरों में पौधे उगाना शुरू किया। उन्होंने कुछ सब्जियां और औषधीय पौधे उगाकर इसकी शुरुआत की। फिर साल 2012 में उन्होंने 55 लीटर ड्रम में पेड़ उगाए, जिनकी खासियत ये थी कि प्रत्येक ड्रम अपने भीतर एक मिनी पारिस्थितिकी तंत्र रखता है। हर ड्रम में एक पेड़ है। जड़ें ढोल के आधार तक जाती हैं, झाड़ियां मध्य स्तर पर आती हैं और अंत में छोटी झाड़ियां और पौधे सबसे ऊपर होते हैं। ये पेड़ 15 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ते और इन ड्रम्स में लगभग 1700 अलग अलग किस्म के पौधे हैं। इतना ही नहीं, इस बगीचे में 50 प्रकार की तितलियां और पक्षियों की लगभग 1 दर्जन प्रजातियां मौजूद हैं। सैकड़ों कीड़े, गिलहरी और चमगादड़ भी यहाँ पर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नटराज को गर्मियों के दौरान किसी कूलर या पंखे की आवश्यकता नहीं होती। उनके पड़ोसी भी इस हरियाली का लाभ उठाते हैं और उनकी सराहना करते हैं। नटराज का ये मिनी जंगल इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी जगह को भी सही इस्तेमाल करके शहरी हरित आवरण बनाया जा सकता है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति और अपने घर के आसपास कम से कम एक पौधा लगाने की। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर की मंडियों का क्या है भाव, आइए नजर डाल लेते हैं। भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में काली मिर्च का कुल निर्यात 17,600 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 16,840 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 13,540 टन का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 3,460 टन बढ़कर 17,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च का निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है। कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में $2,70,00,000 मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात $2,85,00,000 का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना से करता है। आपको बता दें कि एपिडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4,98,60,000 टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,13,20,000 टन रही थी। वहीं रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,04,000 हेक्टेयर पिछड़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार ज्वार की बुआई 24,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 27,60,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 13 अप्रैल को ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2,200 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राज्य की ही कोडीनार मंडी में ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अप्रैल को ज्वार का भाव था 3,000 रुपए। 14 अप्रैल को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 2,925 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के भाव में सुस्ती देखने को मिली।
13 अप्रैल को यहां सफेद ज्वार का भाव रहा 2,575 रुपए। 14 अप्रैल को इसके सौदों में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,500 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 अप्रैल को ज्वार 4,400 रुपए पर बिकी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। और खेती किसानी की खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। देश में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 अप्रैल को 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की जाएगी। ई संजीवनी एक रोगी से डॉक्टर के बीच टेलीमेडिसिन सेवा है, जो लोगों को अपने घरों में ही रहकर आउट पेशेंट सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। देश के सभी हिस्सों के नागरिक ने ई संजीवनी ओपीडी के तेजी से और व्यापक रूप से अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को ये सेंटर सिद्ध कर रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186 करोड़ 30 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 949 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 810 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में अभी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 11,191 है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.26% दर्ज किया गया है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 0.25% पर आ गया है। राजस्थान में जोधपुर के निकट बिलाड़ा में बीती रात सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। तीनों घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश का मांगिन था। और आगामी अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के शीर्ष प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड और आईबी के अलावा अधिकारी भी शामिल हुए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।